नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका धरोहर कार्यक्रम में। दोस्तों, धरोहर के अंतर्गत आज मैं एक क्रांतिकारी कवि की कुछ कविताएं लेकर के हाजिर हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आलोक धनवा की। आलोक धनवा एक जनवादी कवि, क्रांतिकारी कवि, प्रतिरोध के कवि हैं। इनका जन्म होता है 1948 में बिहार के मुंगेर जनपद में बेलभेटा गाँव में। इनकी एक कविता संग्रह आई। कविता संग्रह का नाम है दुनिया रोज़ बनती है। 1998 में यह प्रकाशित हुई किताब। और आलोक धनवा उस दौर के कवि हैं जिस दौर में मुक्तिबोध लिख रहे हैं, पाश लिख रहे हैं, धुमिल लिख रहे हैं। 1972 में इनकी पहली कविता आई गोली दागो पोस्टर, वाम पत्रिका में छपी, उसके बाद फिलहाल पत्रिका में छपी और इस कविता ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। एक कवि के रूप में स्थापित किया इस कविता ने। यह वही दौर है जब इन कवियों का, साहित्यकारों का, कलाकारों का इस व्यवस्था से, शासन से, प्रशासन से मोह भंग हो रहा था। आज़ादी के बाद का समय था और जो एक कल्पना थी, एक उम्मीद थी कि देश जब आज़ाद हो जाएगा तो हमारे देश की जो स्थितियां बदलेंगी, वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ, वो स्थितियां बदली नहीं। उसका असर पड़ा इन कवियों के ऊपर। और भी उस समय देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही थी। तो उसी दौर के कवि हैं आलोक धनवा। जनता के कवि हैं, प्रतिरोध के कवि हैं और एक कवि से ज़्यादा वो एक्टिविस्ट हैं, संस्कृति कर्मी हैं। आलोक धनवा को बहुत सारे सम्मान, पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिसमें पहल सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान। इनकी कविताएं हिंदी के अलावा अंग्रेजी और रूसी भाषा में भी अनुवादित हैं। तो जिन कविताओं के माध्यम की वजह से, जिन कविताओं की वजह से हम आलोक धनवा को जानते हैं, उनमें गोली दागो पोस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रूनो की बेटियाँ, घर से भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी। इन कविताओं की वजह से आलोक धनवा को जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आलोक धनवा की कुछ कविताएं जिनके वजह से हम आलोक धनवा को जानते हैं। जो सबसे पहले कविता मैं पढ़ने जा रहा हूं, उस कविता का शीर्षक है भागी हुई लड़कियां। घर की जंजीरें कितना ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है। घर की जंजीरें कितनी ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है। क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी जब भी कोई लड़की घर से भागती थी? बारिश से घिरे वे पत्थर के लैंप पोस्ट, महज आँखों की बेचैनी दिखाने भर उनकी रोशनी, और वे तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के आज अपने ही घर में सच निकले। क्या तुम यह सोचते थे कि वे गाने महज अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए रचे गए और वो खतरनाक अभिनय लैला के ध्वंस का जो मंच से अटूट उठता हुआ दर्शकों की निजी जिंदगियों में फैल जाता था? तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं कभी वह खत जिसे भागने से पहले वह अपनी मेज पर रख गई। तुम तो छुपाओगे पूरे ज़माने से उसका संवाद, चुराओगे उसका शीशा, उसका पारा, उसका आबनूस, उसके साथ पालों वाली नाव। लेकिन कैसे चुराओगे एक भागी हुई लड़की की उम्र? लेकिन कैसे चुराओगे एक भागी हुई लड़की की उम्र जो अभी काफ़ी बची हो सकती है उसके दुपट्टे के झटपुटे में? उसकी बची खुची चीज़ों को जला डालोगे, उसकी अनुपस्थिति को भी जला डालोगे जो गूंज रही है उसकी उपस्थिति से बहुत अधिक संतूर की तरह केश में। उसे मिटाओगे, एक भागी हुई लड़की को मिटाओगे उसके ही घर की हवा से। उसे वहाँ से भी मिटाओगे उसका जो बचपन है तुम्हारे भीतर। वहाँ से भी मैं जानता हूँ कुलीनता के हिंसा, लेकिन उसके भागने की बात याद से नहीं जाएगी पुरानी पंचक्कियों की तरह। वह कोई पहली लड़की नहीं है जो भागी है और न वह अंतिम लड़की होगी। अभी और भी लड़के होंगे और भी लड़कियां होंगी जो भागेंगे मार्च के महीने में। लड़की भागती है जैसे फूलों में गुम होती हुई, तारों में गुम होती हुई, तैराकी के पोशाक में दौड़ती हुई, खचाखच भरे
जगरमगर स्टेडियम में। अगर एक लड़की भागती है तो यह हमेशा ज़रूरी नहीं कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिनके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। महज जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे उस टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर लड़कियां काफ़ी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें यह इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम उसकी संभावना की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती है, गिर सकती हैं, बिखर सकती हैं, लेकिन वह खुद शामिल होंगी सब में। गलतियां भी खुद ही करेंगी, सब कुछ देखेंगी शुरू से अंत तक, अपना अंत भी देखती हुई जाएंगी, किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। लड़की भागती है जैसे सफ़ेद घोड़े पर सवार, लालच और जुए के आर पार जर्जर दुल्हों से कितनी धूल उठती है। तुम जो पत्नियों को अलग रखते हो वेश्याओं से और प्रेमिकाओं को अलग रखते हो पत्नियों से, कितना आतंकित होते हो जब स्त्री बेखौफ भटकती है, ढूंढती हुई अपना व्यक्तित्व एक ही साथ वेश्याओं और पत्नियों और प्रेमिकाओं में। अब तो वह कहीं भी हो सकती है, उन आगामी देशों में जहां प्रणय एक काम होगा पूरा का पूरा। कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन में, कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन अपनी रत जगह अपनी डायरी में। सचमुच की भागी लड़कियों से उनकी आबादी बहुत बड़ी है। क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? क्या तुम्हारी रातों में एक भी लाल मोरम वाली सड़क नहीं? क्या तुम्हें दाम्पत्य दे दिया गया? क्या तुम उसे उठा लाए अपनी हैसियत अपनी ताकत से? तुम उठा लाए एक ही बार में एक स्त्री के तमाम रातें, उसके निधन के बाद की भी रातें। तुम नहीं रोए पृथ्वी पर एक बार भी किसी स्त्री के सीने से लगकर। सिर्फ आज की रात रुक जाओ, तुमसे नहीं कहा किसी स्त्री ने, सिर्फ आज की रात रुक जाओ कितनी कितनी बार कहा कितनी स्त्रियों ने दुनिया भर में। समुद्र के तमाम दरवाज़ों तक दौड़ती हुई आई वे, सिर्फ आज की रात रुक जाओ और दुनिया जब तक रहेगी सिर्फ आज की रात भी रहेगी। ये रही कविता भागी हुई लड़कियां। आलोक धनवा की एक और कविता जो बहुत ही मशहूर हुई, जिसके लिए आलोक धनवा को जाना जाता है, आइए पढ़ते हैं उसको। कविता का शीर्षक है जनता का आदमी। बर्फ़ काटने वाली मशीन से आदमी काटने वाली मशीन तक कौंधती हुई अमानवीय चमक के विरुद्ध जलते हुए गांवों के बीच से गुजरती है मेरी कविता। बर्फ़ काटने वाली मशीन से आदमी काटने वाली मशीन तक कौंधती हुई अमानवीय चमक के विरुद्ध जलते हुए गांवों के बीच से गुजरती है मेरी कविता। तेज आग और नुकीली चीखों के साथ जली हुई औरत के पास सबसे पहले पहुंचती है मेरी कविता। जबकि ऐसा करते हुए मेरी कविता जगह जगह से जल जाती है और वे आज भी कविता का इस्तेमाल मुर्दा गाड़ी की तरह कर रहे हैं। शब्दों के फेफड़ों में नए मुहावरों का ऑक्सीजन भर रहे हैं, लेकिन जो कर्फ्यू के भीतर पैदा हुआ, जिसके सांस लू की तरह गर्म है, उस नौजवान खान मजदूर के मन में एक बिल्कुल नई बंदूक की तरह याद आती है मेरी कविता। जब कविता के वर्जित प्रदेश में मैं एक बारगी कई करोड़ आदमियों के साथ घुसा, तो उन तमाम कवियों को मेरा आना एक अश्लील उत्पात सा लगा, जो केवल अपनी सुविधा के लिए अफीम के पानी में अगले रविवार को चुरा लेना चाहते थे। अब मेरी कविता एक ली जा रही जान की तरह बुलाती है। भाषा और लय के बिना केवल अर्थ में उस गर्भवती औरत के साथ, जिसके नाभि में सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई
कि कहीं एक ईमानदार आदमी पैदा न हो जाए। सड़े हुए चूहों को निगलते निगलते जिनके कंठ में अटक गया है समय, जिनकी आँखों में अकड़ गए हैं मरी हुई याद के चकत्ते, जिनकी आँखों में अकड़ गए हैं मरी हुई याद के चकत्ते, वे सदा के लिए जंगलों में बस गए हैं आदमी से बचकर, क्योंकि उनकी जांघ की सबसे पतली नस में शब्द शुरू होकर जांघ की सबसे मोटी नस में शब्द समाप्त हो जाते हैं। भाषा की ताजगी से वे अपनी नीयत को ढक रहे हैं। बस एक बहस के तौर पर वे श्रीकाकुलम जैसी जगहों का भी नाम ले लेते हैं। वे अजीब तरह से सफल हुए हैं इस देश में। मरे हुए आदमियों के नाम से वे जीवित आदमियों को बुला रहे हैं। वे लोग पेशेवर खूनी हैं जो नंगी खबरों का गला घोट देते हैं। अखबार के सनसनीखेज सुर्खियों की आड़ में वे बार बार उस एक चेहरे के पालतू हैं जिसके पेशाब घर का नक्शा मेरे गांव के नक्शे से बड़ा है। बर्फीली दरारों में पाई जाने वाली उजली झोंकों की तरह प्रकाशन संस्थाएं इस देश की हुगली के किनारे आत्महत्या करने के पहले क्यों चीखा था वह युवा कवि टाइम्स ऑफ इंडिया। उसकी लाश तक जाना भी मेरे लिए संभव नहीं हो सका कि भाड़े पर लाया आदमी उसके लिए नहीं रो सका, क्योंकि इसे सबसे पहले आज अपनी असली ताकत के साथ हमलावर होना चाहिए था। हर बार कविता लिखते लिखते मैं एक विस्फोटक शोक के सामने खड़ा हो जाता हूँ कि आखिर दुनिया के इस बेहुद्दे नक्शे को मुझे कब तक ढोना चाहिए कि टैंक के चेन में फंसे लाखों गांवों के भीतर एक समूचे आदमी को कितने घंटों तक सोना चाहिए। कलकत्ते के जू में एक गैंडे ने मुझसे कहा कि अभी स्वतंत्रता कहीं नहीं है, सब कहीं सुरक्षा है। राजधानी के सबसे सुरक्षित हिस्से में पाला जाता है एक आदिम घाव जो पैदा करता है जंगली बिल्लियों के सहारे पाशविक अलगाव। तब से मैंने तय कर लिया है कि गैंडे की कठिन चमड़ी का उपयोग युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक अपार करुणा के लिए होना चाहिए। मैं अभी मांस पर खुदे हुए अक्षरों को पढ़ रहा हूँ। जहरीली गैसों और खूंखार गुप्तचरों से लैस इस व्यवस्था का एक अदना सा आदमी मेरे घर में किसी भी समय ज़बरदस्ती घुस आता है और बिजली के कोड़ों से मेरी माँ की जांघ, मेरी बहन की पीठ और मेरी बेटी की छातियों को उधेड़ देता है मेरी खुली आँखों के सामने। मेरे वोट से लेकर मेरी प्रजनन शक्ति तक को नष्ट कर देता है। मेरी कमर में रस्से बांधकर मुझे घसीटता हुआ चल देता है, जबकि पूरा गांव इस नृशंस दृश्य को तमाशाबीन की तरह देखता रह जाता है, क्योंकि अब तक सिर्फ जेल जाने की कविताएं लिखी गई। किसी सही आदमी के लिए जेल उड़ा देने की कविताएं पैदा नहीं हुई। एक रात जब मैं ताजे और गर्म शब्दों की तलाश में था, हजारों बिस्तरों में पिछले रविवार को पैदा हुए बच्चे निश्चिंत सो रहे थे। उन बच्चों की लंबाई मेरी कविता लिखने वाली कलम से थोड़ी सी बड़ी थी। तभी मुझे कोने में वे खड़े दिखाई दे गए। वे खड़े थे कोने में, भरी हुई बंदूकों की तरह, सायरनों की तरह, सफ़ेद चीते की तरह, पाठ्यक्रम की तरह, बदबू और संविधान की तरह वे अभिभावक थे। मेरी पकड़ से बाहर क्रूर परजीवी, उनके लिए मैं बिल्कुल निहत्था था, क्योंकि शब्दों से उनका कुछ नहीं बिगड़ता है जब तक कि उनके पास 7 सेंटीमीटर लंबी गोलियां हैं। राइफलों में तनी पड़ी वे इन बच्चों को बिस्तरों से उठाकर सीधे बारूद खाने तक ले जाएंगे। वे हर तरह की कोशिश करेंगे कि इन बच्चों से मेरी जान पहचान न हो, क्योंकि मेरी मुलाकात उनके बारूद खाने में आग की तरह घुसेगी। मैं गहरे जल की आवाज़ सा उतर गया बाहर हवा में सड़क पर, जहाँ अचानक मुझे फायर स्टेशन के ड्राइवरों ने पकड़ लिया और पूछा, आखिर इस तरह अक्षरों का भविष्य क्या होगा।
आखिर कब तक हम लोगों को दौड़ते हुए दमकलों के सहारे याद किया जाता रहेगा। उधर युवा डोमों ने इस बात पर हड़ताल की कि अब हम शमशान में अकाल मृत्यु के मुर्दों को सिर्फ जलाएंगे ही नहीं, बल्कि उन मुर्दों के घर तक जाएंगे। अक्सर कविता लिखते हुए मेरे घुटनों में से किसी अज्ञात समुद्र यात्री की नाव टकरा जाती है और फिर एक नए देश की खोज शुरू हो जाती है। उस देश का नाम वियतनाम ही हो यह कोई ज़रूरी नहीं। उस देश का नाम बाढ़ में बह गए मेरे पिता का नाम भी हो सकता है, मेरे गांव का नाम भी हो सकता है। मैं जिस खलिहान में अब तक अपनी फसलों, अपनी पंक्तियों को नीलाम करता आया हूँ, उसके नाम पर भी यह नाम हो सकता है। क्यों, पूछा था एक सवाल मेरे पुराने पड़ोसी ने। मैं एक भूमिहीन किसान हूँ, क्या मैं कविता को छू सकता हूँ? अवरख के खान में लहू जलता है जिन युवा स्तनों और बलिष्ठ कंधों का, उन्हें अवरख की तरह जीवन में एक बार भी याद नहीं आता है। क्यों हर बार आम जिंदगी के सवाल से कविता का सवाल पीछे छूट जाता है? इतिहास के भीतर आदिम युग से ही कविता के नाम पर जो जगहें खाली कर ली जाती हैं, वहाँ इन दिनों चर्बी से भरे हुए डिब्बे ही अधिक जमा हो रहे हैं। एक गहरे नीले कांच के भीतर सुकांत की 21 फीट लंबी तड़पती हुई आंत निकाल कर रख दी गई है, किसी चिर विद्रोह की रीढ़ पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि कविता के अजायब घर को पहले से और अजूबा बनाने के लिए। असफल बूढ़ी प्रेमिकाओं की भीड़ इकट्ठी करने वाली महीन तंबाकू जैसी कविताओं के बीच भेड़ों की गंध से भरा गडरिये जैसा चेहरा आप लोगों को बेहद अप्रत्याशित लगा होगा, उतना ही जितना साहू जैन के ग्लास टैंक में मछलियों की जगह तैरती हुई गजानन माधव मुक्तिबोध की लाश। बम विस्फोट में घिरने के बाद का चेहरा मेरी ही कविताओं में क्यों है? मैं क्यों नहीं लिख पाता हूँ वैसी कविता जैसे बच्चों की नींद होती है, खान होती है, पके हुए जामुन का रंग होता है। मैं वैसी कविता क्यों नहीं लिख पाता? जैसी माँ के शरीर में नए पुआल की महक होती है, जैसे बांस के जंगल में हिरन के पसीने की गंध होती है, जैसे खरगोश के कान होते हैं, जैसे ग्रीष्म के बीहड़ एकांत में नीले जल पक्षियों का मिथुन होता है, जैसे समुद्री खोहों में लेटा हुआ खारा कत्थईपन होता है। मैं वैसी कविता क्यों नहीं लिख पाता? जैसे हजारों फीट की ऊंचाई से गिरने वाले झरने की पीठ होती है, हाथी के पैरों के निशान जैसे गंभीर अक्षरों में जो कविता दीवारों पर लिखी होती है, कई लाख हलों के ऊपर खुदी है जो, कई लाख मजदूरों के टिफ़िन कैरियर में ठंडी कमज़ोर रोटी की तरह लेटी हुई जो कविता। एक मरे हुए भालू से लड़ती रही उनकी कविताओं को घोड़दौड़ की जगह बनाने वाले उन सट्टेबाजों की बाजी को तोड़ सकता है वही जिसे आप मामूली आदमी कहते हैं, क्योंकि वह किसी भी देश के झंडे से बड़ा है। इस बात को वह महसूस करने लगा है वह अपनी पीठ पर लिखे गए सैकड़ों उपन्यासों, अपने हाथों से खोदी गई नहरों और सड़कों को। कविता की एक महान संभावना है यह कि वह मामूली आदमी अपनी कृतियों को महसूस करने लगा है। अपनी टांग पर टिके महानगरों और अपनी कमर पर टिकी हुई राजधानियों को महसूस करने लगा है वह। धीरे धीरे उसका चेहरा बदल रहा है। हल के चमकते हुए फाल की तरह पंजों को, बीज, पानी और ज़मीन के सही रिश्तों को वह महसूस करने लगा है। कविता का अर्थ विस्तार करते हुए वह जासूसी कुत्तों की तरह शब्दों को खुला छोड़ देता है। एक छिटकते हुए क्षण के भीतर देख लेता है वह जंजीर का अकेलापन। वह जान चुका है क्यों एक आदिवासी बच्चा घूरता है अक्षर लिपि से डरते हुए इतिहास की सबसे घिनौनी किताब का राज खोलते हुए। दोस्तों, ये कविता लंबी कविता है, जनता का आदमी। और भी बहुत सारी कविताएं हैं आलोक धनवा की, जिसमें गोली दागो पोस्टर, बच्चों के लिए उनकी बहुत ही मशहूर कविता है पतंग,
और फिर ब्रूनो की बेटियाँ, इन सारी कविताओं का पाठ भी मैं करूँगा अगले एपिसोड में। फिर मिलते हैं किसी अन्य कवि की कविताएं लेकर, या फिर कुछ कहानियाँ, या फिर कुछ और। तब तक के लिए नमस्ते।